आज का ये वीडियो में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन हिंदी के जो काफ़ी बार रिपीटेड हैं बिहार बोर्ड में। तो फर्स्ट है, नर और मादा पशुओं में ये थे और पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों में अपनी मादाओं और आर्थिक पार्श्वता नहीं लादी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप अपने आप से लद गई। तो इसका व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि जानवरों में भी नर और मादा होते हैं, लेकिन वे अपनी मादाओं पर हुकूमत नहीं करते। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं है। यह पशुओं ने यहाँ पुरुषों ने महिलाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस पुरुष में नारित्व नहीं अपूर्ण है। तो इस पंक्ति की व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व के गुण नहीं होते हैं वह पुरुष अपूर्ण है, क्योंकि पुरुष और नारी दोनों के गुणों का संयोजन ही पूर्णता को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि जैसे लता अपने वृक्ष से जुड़े रहती है और उसकी सेवा करती है, वैसे ही एक पत्नी भी अपनी पति के साथ जुड़ी रहती है और उसकी सेवा करती है। यहाँ लेखक पत्नी के प्रति समर्पण और सेवा भाव को दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीयन कहलाने से घबराते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि पुरुष भी स्त्रीचित गुणों को अपनाने से हिचकते हैं और समाज में उन्हें स्त्रीयन कहा जाता है। यहाँ लेखक पुरुषों के लिए बनी हुई सामाजिक अपेक्षाओं को उजागर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक समाज में लिंग भूमिका के प्रति बनी हुई धारणाओं को उजागर कर रहे हैं। यहाँ लेखक का कहना है कि समाज में पुरुषों और नारी के गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन नारियों को नर के गुण को अपनाने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। यह धारणा समाज में लिंग और समानता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित बातचीत निबंध से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य के मन में कई परतें जमी रहती है, जिनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती है। बातचीत के दौरान हमारी विचार से ये परतें प्रकट हो जाती है और ये हमारे मन और गहराई में जमा हुआ नकारात्मक विचार और भावनाओं को बाहर निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरप रहे विकाल प्रण, ये मुझे पल भर शांति नहीं है। यह खोया धन ना पा सकूंगा, इसके कुछ भी भांति नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित पुत्र वियोग कविता से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री अपने पुत्र के वियोग में होने वाले अपने दुख और व्यथा को व्यक्त कर रही है। कवित्री को अपने पुत्र के बिना जीवन अधूरा और दर्दनाक लगता है और वे अपने पुत्र को पाने के लिए तरस रही है। यह पंक्ति माता के पुत्र के प्रति प्रेम और विरह की भावना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग कविता से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहना चाहते हैं कि माँ का प्यार और स्नेह अपने पुत्र के प्रति इतना गहरा और अटूट होता है कि वह अपने पुत्र को कभी नहीं भूल सकती है। कवित्री कहती है कि भाई बहन और पिता अपने पुत्र को भूल सकते हैं, लेकिन माँ अपने पुत्र को कभी नहीं भूल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा।
तो इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित पुत्र वियोग कविता से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री अपने पुत्र के वियोग में होने वाले दुख और व्यथा को व्यतीत कर रही है। कवित्री कहती है कि उसका मन अब इतना जटिल और दुख हो गया है कि वह रोता ही रहता है और उसका जीवन सूना और नीरस लगने लगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत सत न लग जाए इस भय से नहीं गाड से जिसे उतारा गोद से नहीं उतारा, छोड़ा काम दौड़ कर आई मी कहकर जिस समय पुकारा। हाँ, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित पुत्र वियोग कविता से ली गई है। इस कविता के माध्यम से कवित्री अपने पुत्र के प्रति प्रेम और ममता को व्यक्त करती है। कवित्री कहती है कि जब उनका पुत्र मी कहकर पुकारता है तो वह अपना काम छोड़कर उसके पास आ जाती है और उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज दिशाएं भी हंसती है और उल्लास विश्वास पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित पुत्र वियोग कविता से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री अपने पुत्र के वियोग में होने वाले अपने दुख और व्यथा को व्यक्त कर रही है। कवित्री कहती है कि जब पूरे विश्व में उल्लास और खुशी का माहौल होता है, उनका पुत्र अभी तक उनके पास नहीं आया है, जो उनके लिए खोया हुआ खिलौना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रह गया मन छौना मेरा। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित पुत्र वियोग कविता से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखिका कहना चाहती है कि कवित्री के पुत्र की मृत्यु हो गई है और वह अपनी मृत्यु को रोक नहीं उसकी मृत्यु को रोक नहीं पाई। वह बहुत दुखी और उदास हुई क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करती थी। कवित्री के लिए यह एक बड़ा दर्द था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा ना हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति मलयज के द्वारा रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन निबंध से लिया गया है। इस वाक्य के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि कलाकार को अपने काम में जोश और उत्साह होना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे अपने काम को शांत और संतुलित तरीके से करना आना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ रचता भी है। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति मलयज द्वारा रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन निबंध से लिया गया है। इस वाक्य के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि आदमी केवल जीवन की वास्तविक को जीने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वह अपने जीवन को अपने अनुसार आकार देने की कोशिश भी करता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि गलत नीतियों, सिद्धांतों और कार्यों के साथ संघर्ष करना चाहिए। हमें उन चीज़ों का विरोध करना चाहिए जो समाज के लिए हानिकारक है और न्याय के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभट कटक कटीले कते काटी कटी कालिका सी कलिकी कलयू देती काल को। एक्सप्लेनेशन है इसका, प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति निबंध नहीं है, दूसरा ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि समय बहुत तेज़ी से बदलता है और सब कुछ नष्ट कर देता है, जैसे कि एक तेज धार वाली नदी जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को बहा ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसी चंपारण की यह भूमि मानो विस्मत के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित ओ सदानीरा निबंध ली गई है, सदानीरा से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि चंपारण की भूमि अपनी सारी संपत्ति और समृद्धि को विदेशियों के हाथ में सौंपने के लिए तैयार है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति को दान कर देता है। यहाँ पर लेखक चंपारण की दुर्दशा और उसकी संपत्ति के शोषण की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मधा मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तुत पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित ओ सदानीरा से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि मानव की दो प्रवृत्तियां हैं, जो एक और वह वसुंधरा का भोगी है
भोगी है, दूसरी ओर धर्मार्थ है। ये दोनों प्रवृत्ति एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे के बिना अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ रम का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। प्रस्तुत प्रस्तुत पंक्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जूठन आत्मकथा से ली गई है। यहाँ एक मिनट ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि समाज में रहते हुए बहुत सारी क्रूरता, अन्यायपूर्ण यहाँ भी गरीबों और निर्धनता एक मिनट बहुत क्रूरता और अन्यायपूर्ण है। यहाँ भी गरीबी और निर्धनता को बनाए रखने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं और गरीब लोगों को मेहनत की कोई कीमत नहीं है। यह पंक्ति दलित समाज द्वारा दुर्दर्शित और उनके साथ होने वाले अन्याय को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू टूटा है उषा का जब सूर्योदय हो रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है। प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जैसे उषा की पहली किरणें प्रकट होती है, रात का अंधकार और जादू टूट जाता है और एक नई रोशनी की शुरुआत होती है। यह पंक्ति प्राकृतिक की सौंदर्यता और उषा की महत्वता व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है कि मेरी फंसती हुई सांसें फिर से अटक जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है। प्रस्तुत पंक्ति उदय प्रकाश द्वारा रचित तिरछी कहानी से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक अपने पिता की मृत्यु के बारे में व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं यह जानने के लिए उन्हें राहत मिलती होगी कि उनके पिता की मृत्यु के समय कोई दर्द नहीं हुआ होगा। यह पंक्ति लेखक के दिल की गहराई से निकल भावनाओं को व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है। प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित एक पत्र और एक लेख से ली गई। यह पंक्ति के माध्यम से भगत सिंह कहना चाहते हैं कि अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार ही विकसित हुए और उनके विचार और कार्यों से उसी समय की आवश्यकता की उपज है। यह भगत सिंह की व्यक्तित्व और उनके क्रांतिकारी विचारों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूच नर कंकाल सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगता है। इसका एक्सप्लेनेशन है। प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक कविता से ली गई है। यह कविता के कवि अधिनायकवाद की आलोचना कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन है जो इन नंगे बूचे नर कंकालों को तमगे देता है, जो उन्हें शोषित और अन्याय का शिकार बनाता है। यह कविता अधिनायकवाद के विरुद्ध एक प्रबल आवाज है और समाज में व्याप्त अन्याय और शोषण की ओर ध्यान आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चातकी कण को तरसाती उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बारात रे मन। इसका एक्सप्लेनेशन है। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन किया है। कवि ने मरु ज्वाला और चातकी कण का उल्लेख करके प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया है। कवि के अनुसार जीवन की विविधता और संस्कृति सुंदरता और आकर्षित करती है और हमें मन को सरस बनाती है। यह कविता प्राकृतिक सुंदरता के प्रति कवि के प्रेम और आकर्षण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरप रहे विकल प्राण ये मुझे पल भर भांति नहीं है, यह खोया धन न पा सकूंगी इससे कुछ भी भांति नहीं है। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास के द्वारा रचित पद कविता से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने प्रियतम से अलग होता है तो उसके प्राण विकल होकर तरप उठते हैं और उसे एक पल की भी शांति नहीं मिलती। कवि कहते हैं कि जो धन यानी प्रियतम खो गई है उसे वापस पाने की कोई उम्मीद नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ कवि विरह की पीड़ा और अलगाव की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम लय भारे उदर एक प्रभु दास कहाई। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित पद कविता से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि भगवान के नाम का जाप करने से ही मनुष्य का पेट भर जाता है और भगवान का दास या दासी कहलाने लगता है। यहाँ
कवि भगवान के नाम की महत्ता और उसके जाप के लाभ को व्यक्त कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है भावार्थ लिखने वाले, भावार्थ वाले टाइम में, तो इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। कड़बक मलिक मोहम्मद जयासी सारांश भावार्थ लिखे। तो दो को कड़बक है, तो फर्स्ट कड़बक का सारांश है। इस पाठ के प्रारंभिक स्तुति खंड से उद्धत प्रथम प्रथम कड़बक कवि मलिक मोहम्मद जयासी तथा काव्य की विशेषताओं निरूपित करते हुए दोनों के मध्य एक अद्वैत संबंध की व्यंजना की गई है। इसमें कवि विनम्रता पूर्वक एक स्वाभिमान से अपने स्वरूपहीनता और एक आंखपन को प्राकृतिक दृष्टांतों के माध्यम से महिमा मंडित करते हुए रूप में गौण तथा गौणों को महत्वपूर्ण बताते हुए हमारा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा करते हैं। यहाँ कवि ने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि उसके इन्हीं गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना संभव हो सकी है। द्वितीय कड़बक उपसंहार खंड उद्धत किया गया है। इसमें कवि द्वारा अपने काव्य तथा उसकी कथा सृष्टि का उत्कृष्ट वर्णन है। कवि का कहना है कि उन्होंने इसी सच्ची और गाढ़ी प्रति के नयन जल से रक्त की ले लगाकर जोड़ा है। इसी क्रम में वे आगे कहते हैं कि अब न वह राजा रतन सेन है और न ही कोई रूपवती रानी पद्मावती है, न ही वह बुद्धिमान सुआ है और न ही राधचेतन या अलाउद्दीन है। इसमें से कोई न होने पर उसके यश के रूप में कहानी शेष रह गई है। जिस प्रकार फूल झड़कर नष्ट हो जाता है परंतु उसकी खुशी रह जाती है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि इस दिन उसके न रहने पर भी उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। इस कहानी के पाठक उसे दो शब्द में याद करेंगे, कवि का अपने कलेजे के रक्त के रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होगा हमारा तुमुल कोलाहल कला। तो इसका एक्सप्लेनेशन, तुमुल कोलाहल कला कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है। इस कविता के केंद्रीय भाव इस प्रकार हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि नित्य चंचल रहने वाली चेतना जब बेचैन होकर नींद के पल खोजती है और थक कर अचेतन रहने लगती है, उस समय नींद के लिए बेचैन शरीर को मादक और स्पर्श सुख के मंद मंद झोंके को आनंद के रस में बरसात करते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मन चिर विषाद और मलिन होता है और चारों तरफ अंधकार छाया होता है, तब उसके लिए उषा ज्योति के खिला हुआ प्रातःकाल। इसीलिए कवि इस कविता के माध्यम से आगे हम कवि दुख में भी सुख की किरणों खोज लेते हैं। कवि के अनुसार यह जीवन रेगिस्तान की तपती भूमि के समान है, जहाँ मन रूपी चातक जल की एक एक बूंद के लिए तरसता है। विषम परिस्थितियों वाली जीवन में मरुस्थल की वर्षा के समान परम सुख का आनंद खोजती है। कविता के मुख्य भाव है। कवि के अनुसार जीवन आंसुओं का तालाब है, जिसमें निराशा रूपी बादल की छाया निरंतर पड़ती रहती है। इस निराश आंसू भरे तालाब में आशा रूपी कमल भी खिलता है, जिस पर भंवरे मंडराते हैं और जो एक मकरंद से भरे हुए हैं और आशा का प्रतीक है। कवि का इस कविता के माध्यम से मुख्य भाव निराशा में आशा खोजना है। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर का सारांश लिखे। अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी होता है। निबंधकार कहते हैं कि पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, परंतु पुरुष स्त्रीण कहे जाने की डर से वह दबाए रखता है। अगर नरों में विशेषताएं आ जाए जैसे दया, ममता और धैर्य, सेवा आदि, तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता बल्कि अधिक निखर जाता है। इस तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली पुरुष को आनंद देने वाली रचना
घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है और इसलिए इसे दुर्बल कहे जाने लगा है। समय बीतने के साथ साथ पुरुषों ने महिलाओं का अधिकारों को दबाया गया है। पुरुषों और स्त्रियों के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा। निबंधकार कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवी होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नारी में अंतर नहीं किया। हम साथ साथ रहे। पशु पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वे नर नारी कोई भेदभाव नहीं किया करते हैं। साथ साथ दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर प्रसाद और प्रेमचंद्र जैसे कवियों के विचार से असहमत है। उनकी नारी के प्रति कोमलतावादी रूमानी दृष्टि का विरोध करते हुए प्रेमचंद्र कहते हैं कि पुरुष नारी का रूप लेती है तो देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी बन जाती है। दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बहाव पर झुलता हुआ माला है। पुरुष अब नारियों से कहने लगे हैं कि तुम्हारे घर से निकलने की जरूरत नहीं, मैं अकेला काफ़ी हूँ, क्योंकि नारी को क्रीड़ा का वस्तु मानता है जिसे धूल कण ना लग जाए। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को हद तक नर बनकर रहना आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व का भी साधन की थी। उनके पोती ने उन पर पुस्तक लिखी है, उनका नाम ही बापू मेरी माँ है। नेक्स्ट है सिपाही की माँ कथा वस्तु प्रस्तुत करें। तो इसका एक्सप्लेनेशन है माँ बेटी की बातचीत रात के समय माँ बेटी आपस में बातचीत करती है। मुन्नी अपनी माँ से कहती है, मेरी कुछ सहेलियों के कुछ कड़े बहुत सुंदर हैं, जिन्हें वह सारी गांव में दिखाती है। तब बिश्नी उसे प्यार भरे स्वर में कहती है कि तेरा भाई तेरे लिए उनसे भी अच्छे कड़े लाएगा। स्वप्न की स्थिति में इसके बाद दोनों सो जाते हैं। स्वप्न में बिश्नी को मानक दिखाई देता है। वह उससे बातचीत करती है। वह बहुत बुरी तरह घायल है और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा है। बिश्नी उसे लौटने को कहती है, पर वह पानी मांगता है। तभी वह एक सिपाही आता है और उसे मरा हुआ बताता है। यह सुनकर बिश्नी सहम जाती है, लेकिन तभी मानक कहता है, मैं मरा नहीं हूँ। वह सिपाही मानक को मरने की बात कहता है, लेकिन बिश्नी कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ और इसे मरने नहीं दूंगी। सिपाही मानक को वहशी तथा खूनी बताता है, लेकिन बिश्नी उसकी बात को नकार देती है। वह कहते हैं कि यह बुरी तरह घायल है, इसकी किसी से विशेष दुश्मनी नहीं है, लेकिन तू इसे मारने के विचार त्याग दे। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो मुझे मार देगा। बिश्नी उसे विश्वास दिलाती है कि यह मुझे नहीं मारेगा। तभी मानक उठ खड़ा होता है और सिपाही को अब मारने की बात कहता है। बिश्नी को समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता है और उसकी बोटी बोटी करने की बात कहता है। स्वप्न भंग कर यह सुनकर बिश्नी चिल्लाकर उठ बैठती है। वह जोर जोर से मानक 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 कहती है। उसी आवाज़ से सुनकर मुन्नी वहाँ आती है। माँ की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज़ भैया के सपने देखती है, तभी मैंने तुमसे कहा है कि भैया जल्दी आएंगे। फिर भी वह अपनी माँ को गले लगाती है। बिश्नी वह माथा चूमकर उसे सोने के लिए कहती है और मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगती है। बातचीत पाठ का सारांश लिखा और बाकी प्रस्तुत पंक्ति बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर दत्त दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का बहुत इस्तेमाल करने की बातें करते हैं। महान लेखक बताते हैं कि मनुष्य में वाक शक्ति न होता तो नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेकिन बातचीत के विभिन्न तरीके भी होते हैं, जैसे घरेलू बातचीत मन
रमाने का ढंग है। और वे बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने आदि की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार बातचीत में अत्यंत आवश्यक है। हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा होता है, उसे वह बातचीत बनकर बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि मनुष्य बोलता बोलता नहीं तब तक वह गुण दोष आगे है प्रकट नहीं होता है। महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत रमा-रमुवल कहा लाएगी। यूरोप के लोगों को बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि वह शक्ति पैदा करे जो अपने आप से बात कर लिया करे। नेक्स्ट है रोज रोज कहानी का सारांश लिखे, तो इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। रोज कथा साहित्य के क्रांतिकारी परिवर्तन को प्रेरणता महान कथाकार सचिनानंद हीरानंद वात्सल्य अगेय की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। प्रस्तुत कहानी के संबंध में वास्तविक को एकांत व्यक्तिगत अनुभूति से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। लेखक ने अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती, जिसे सखी कहना उचित है, उससे मिलने 18 मील पैदल चलकर पहुंचते हैं। मालती और लेखक का जीवन इकट्ठे खेलने पीटने, स्वेच्छा एवं स्वच्छंद तथा भ्रातृत्व के छोटेपन बंधनों से मुक्त बीता है। आज मालती विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। वार्तालाप के क्रम में आए उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करते हैं कि मालती की आंखों में विचित्र सा भाव आ गया, मानो कि वह भीतर से कुछ चेष्टा कर रही किसी बीती बात को याद करने की, बिखरते हुए वायुमंडल में पुनः जागकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार की तंतुओं को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न होकर चीर विस्मित हो गई हो। मालती रोज कलहू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके रोज में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि डॉक्टर पति के काम चले जाने के बाद का सारा समय मालती घर के एकाकी काटना होता है। उसका जीवन बैम्ब और उदासी के बीच यशवंत चल रहा है। किसी तरह मनोविनोद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए है, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में हो घुल रही है। इस प्रकार लेखक मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूति मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में पैदा करते हैं। नेक्स्ट है पुत्र वियोग का भावार्थ लिखा है, लेकिन डबल रिपीटेड हो गया। नो दिस इज नॉट रिपीटेड, ये कड़बक हो गया, दोबारा रिपीट है। हमको इसलिए रिपीटेड लग रहा है क्योंकि अभी से 10 घंटा पहले हमने PDF बनाए हैं, तो इसलिए हमको मेरे दिमाग में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र वियोग कविता का भावार्थ लिखें। सुभद्रा कुमारी चौहान मूलतः राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री है, परंतु सामाजिकता पर ध्यान गया है उनका। कवित्री इस कविता के माध्यम से अपने पुत्र के असमय मृत्यु होने की स्थिति क्या हो सकती है, उसी का चित्रण है इस कविता में। कवित्री कहती है कि आज पूरे विश्व संसार हंस रहा है, सभी और खुशी की लहर है, परंतु इस विश्व में सिर्फ मैं एक दुखी हूँ जो मेरा खिलौना खो गया है। खिलौना यह पुत्र की प्रतीक के रूप में आया है। एक बच्चे के लिए सबसे प्यारी वस्तु उसका खिलौना होता है। यदि उसका खिलौना खो जाता है तो वह दुखी हो जाता है, परंतु जैसे ही मिल जाता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसी तरह एक माँ के लिए पुत्र खिलौने की भांति होता है। माँ जिधर से आती है बच्चों को पुचकारती हुए बच्चा उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो जाता है। वह एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाती है। जैसे माँ अपने पुत्र को कहीं जाने नहीं देती, इसीलिए उसे कहीं सर्दी न लग जाए। अतः आंचल की
ओट में अपने गोद की नहीं उतारती, पुत्र जैसे ही माँ कहकर पुकारती है तब माँ सब काम छोड़ते हुए दौड़ी चली आई। ये पंक्ति माँ का पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाता है। यही नहीं, बच्चा जब यहाँ सोता है तब वह थपकी दे देकर लोरी सुनाकर सुलाती है। यह अपने पुत्र के मुख को मलिनता देखकर रात भर जग कर बिताती है। ओ रे रे रे, ये तो क्वेश्चन आगे नहीं गया। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा का सारांश लिखे। कवि ने उषा की कविताओं में सुबह सवेरे सूर्य के निकलने के पहले प्राकृतिक शोभा, एक मिनट लेट मी चेक। कवि ने उषा कविताओं में सुबह सवेरे सूर्य को निकलने से पहले प्राकृतिक शोभा का सुंदर चित्रण किया है। आकाश का गहरा नीलापन सफ़ेद शंख के समान दिखाई देने लगता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है कि जैसे किसी गृहिणी ने राख के चौक लीप पोत दिया हो। जो भी गीली है उसका रंग गहरा है। जैसे सूर्य कुछ ऊंचा उठता है तब उसे लाली फैलता है, तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे केसर से युक्त काली सील को किसी ने धो दिया हो या ऊपर लाल खड़िया चाक मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य की शोभा देने लगती है, जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आ रही है, कहकर रहकर अपने गोरेपन की आभा बिखेर रही है। जब सूर्य पूरब से दिखाई देने लगता है तो उसका जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब एक्सप्लेनेशन पूछा है। करवट में कविता कवि की सोच है, तो पीछे भी एक्सप्लेन किया है, ये रिपीट हो गया है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। अब आगे आता है, हाँ, अवकाश हेतु प्रधानाचार्य के पास पत्र। जैसे इसमें लिखा हुआ है सेवा में, फिर उसके बाद कॉमा है, फिर उसके नीचे ठीक नीचे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर उसके नीचे स्कूल का नाम, फिर विषय में जो भी कारण होगा, फिर नीचे महोदय, महोदय के बाद कॉमा के ठीक नीचे निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। और उसके बाद जैसे हमको बुखार है तो बुखार का रीजन एक्सप्रेस करेंगे। फिर नीचे एक जहाँ पर खत्म होगा उसके ठीक नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, कृपया मेरे आवेदन को स्वीकार करें, कृपया मेरी, ऐसे करके जो भी रीजन हो उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर लिखेंगे इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। फिर जहाँ पर रहूँगा होगा उसके ठीक नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य MD दानिश। हाँ, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे कि उच्चारण स्थान कहाँ किसका है। जैसे कंठ है तो अ क इसको बोलते हैं अ, और क वर्ग, और आ बोलते हैं ई च वर्ग, ई च छ ज झ य यस य श। उसके बाद मूर्धा पर री ट वर्ग और श, दंत दंत लिरी त वर्ग श। उसके बाद ओष्ठ उ प वर्ग। उसके बाद वो नासिका अ म ड न न, दोनों न हो जाएगा। कंठ तालु ए आई हो जाएगा। कंठ ओष्ठ ओ ओ, दंत ओष्ठ वो आएगा ओष्ठ में भी, दंत ओष्ठ में भी। ये थोड़ा देखना में ऑप्शन में नहीं रहता है ऐसा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस पेशेंस।